गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब में और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम मिश्र। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं भारत के परमाणु क्रांति की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने ही संसाधनों से पूरा कर सकता है? क्या भारत वास्तव में 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर सकता है? क्या है भारत का 2047 का मास्टर प्लान? इन सब की चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में। क्या कलपक्कम का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत को उस दिशा में ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है? हाल ही में PFBR या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी की कंडीशन को अचीव किया है या प्राप्त किया है। ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, जबकि भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश का एक संकेत भी है। इस समय भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, लेकिन चुनौती यह है कि थोरियम सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपभोग नहीं किया जा सकता। यहीं पर PFBR की भूमिका शुरू होती है। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक महत्वपूर्ण संपादकीय में भी उस उपलब्धि को भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। तो आज के वीडियो में हम सब समझेंगे PFBR क्या है, क्रिटिकलिटी का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या भारत दुनिया के थोरियम कार्यक्रम को किस स्तर तक ले जा सकता है, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत कहां पर खड़ा है, और क्या वास्तव में भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बन सकता है। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी केवल एक रिएक्टर की नहीं है, जबकि भारत की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और विकसित भारत 2047 के सपने की एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की परमाणु क्रांति की इस ऐतिहासिक यात्रा को। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले समझते हुए कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। उसके पहले मैं कुछ आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ इनिशियली इस कार्यक्रम की, जिस तरीके से भारत इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। उसके लिए मैंने एक विशेष करके एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, उसको ज़रा सा देखते हैं। तो भारत की परमाणु क्रांति क्या है उसके बारे में हम बात करें। 2047 का मास्टर प्लान क्या है, भारत का 100 गीगावाट न्यूक्लियर इंडिया कैसे बनना चाहता है। तो PFBR, अगर हम इस परमाणु क्रांति की बात करें तो PFBR या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये केवल एक रिएक्टर नहीं है, जो कि भारत के थोरियम आधारित ऊर्जा भविष्य का एक प्रवेश द्वार है या एंट्री गेट है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बारे में क्या अचानक से उपलब्धि हुई है? इकोनॉमिक टाइम्स में ये एडिटोरियल था, उसी के बिहाफ पर ये सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए हैं। क्या ऐतिहासिक उपलब्धि है कि जो अभी हमारा कलपक्कम तमिलनाडु में जो हमारा PFBR है, उसने पहली बार क्रिटिकलिटी कंडीशन को प्राप्त किया है। तो क्या होती है क्रिटिकलिटी कंडीशन, इसका भी डिस्कशन करते हैं हम लोग। भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरे चरण में प्रवेश हो गया है, क्योंकि ये 3 स्टेप का, ये 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम था। और तीसरा क्या है, भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के कदम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम अपना बढ़ा दिया है। तो PFBR क्या है? PFBR या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक उन्नत परमाणु रिएक्टर है, एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इन सब का डिस्कशन अभी हम करते हैं। इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, IGCAR कलपक्कम। इन्होंने इसको विकसित किया है या डेवलप किया है। और इसके मैन्युफैक्चरर कौन है? इसका मैन्युफैक्चरर है भारतीय एटॉमिक विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी मैन्युफैक्चरर है, यानी कि भाविनी के नाम से इसको जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भाविनी। तो इससे ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ, एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ नया न्यूक्लियर फ्यूल भी रेडी करता है, इसलिए हम इसको ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं। इसे हम लोग ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं। ये कुछ वैसा है, मान लीजिए कि आपने एक किसी इंजन में आपने वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया और साथ ही साथ उसका फ्यूल भी डाला, तो जो कंबशन प्रोसेस हुई या जो इस इंजन की मैकेनिज्म थी, उसके थ्रू आपने उस वाटर को भी एक तरीके से उसी फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब यही है, जितना अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर
फ्यूल को कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल को ये प्रोड्यूस करता है। इस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में अगर हम देखें तो जो ये है पहली क्रिटिकलिटी कंडीशन जो है, इसका मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की यहाँ से शुरुआत हो गई है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अगर देखा जाए तो अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे स्टेप में प्रवेश कर लिया है, जिसकी इनिशियली जो मतलब जो स्टोन रखा था इसका या फाउंडेशन जो किया था उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। सबसे पहले इसको उन्होंने शुरू किया था इस कार्यक्रम को। ठीक है, तो अब देखिए क्रिटिकलिटी क्या है, ये एक दुर्घटना नहीं है, ये एक दुर्घटना नहीं है। क्रिटिकलिटी कंडीशन को अचीव करने का मतलब एक दुर्घटना नहीं है, एक एक्सीडेंट नहीं है, जबकि नियंत्रित और सतत नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत है। एक कंटिन्यूअस एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की स्टार्टिंग है। रिएक्टर अब ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसा करने के बाद भारत रशिया के बाद दूसरा वैश्विक स्तर पर दूसरी ऐसी कंट्री बन जाएगा जो अब नियंत्रित यानी कंटिन्यूअस और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को इस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के थ्रू उसको प्रोड्यूस कर सकता है। पहले भी कुछ देशों ने जैसे जापान ने, अमेरिका ने, इन सब लोगों ने किया, बट इन्होंने अभी इसको बंद कर दिया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रिटिकलिटी कंडीशन और बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी पर्पसेस। ठीक है, अब समझ लेते हैं जरा कि PFBR 500 मेगावाट क्या है। PF प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्शन, यहाँ पे फास्ट का मतलब स्पीड से है, बहुत आपको बहुत क्लियर है कि गति की बात कर रहे हैं आप। इसमें हम फास्टर मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं, तेजी से चलते हुए न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट इसमें कराई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको फास्ट बोलते हैं। ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर बी टर्म क्या दिखा रहा है? बी टर्म ब्रीडिंग दिखा रहा है। ब्रीडिंग का मतलब है प्रोड्यूस करना। ये जितना न्यूक्लियर फ्यूल को कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल को ये प्रोड्यूस करता है। एंड रिएक्टर है क्योंकि ये रिएक्टर है, आर फॉर रिएक्टर, और ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात कर रहा है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी सतत चलने वाली नाभिकीय अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के द्वारा टेक्निकली डेवलप किया गया है, और जबकि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग की गई है। ठीक है, क्रिटिकलिटी को जरा सा समझते हैं। क्रिटिकलिटी कंडीशन क्या होती है? तो क्रिटिकलिटी कंडीशन है, यस, क्रिटिकलिटी ये एक वो कंडीशन है या अवस्था है जिसमें कि एक कंटिन्यूअस एंड कंट्रोल्ड, दो टर्म आपको जानना है क्रिटिकलिटी में, C&C, कंटिन्यूअस एंड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है? इसको हम लोग संलयन अभिक्रिया, ठीक है, परमाणु संलयन या परमाणु नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय। इसमें क्या होगा, माफ करिएगा, ये विखंडन अभिक्रिया है। नाभिकीय विखंडन, संलयन नहीं, परमाणु नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जिसमें कि आपका जो एक न्यूक्लियस कई छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियसेस में टूट जाता है। एक बड़े न्यूक्लियस से कई छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस स्थिति में विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने की कंज्यूम हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि एक ऊर्जा का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बना रहता है, ऊर्जा का स्थापन
उत्पादन स्थिर रहता है या स्टैटिक बना रहता है। ठीक है, अब देखिए रूस के बाद मैंने बता दिया आपको कि इंडिया विल बी द सेकंड कंट्री जो कि सफलतापूर्वक इस अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को संचालित करेगा, क्योंकि जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने तकनीकी जटिलताओं या कॉम्प्लिकेशंस के वजह से अपने इन कार्यक्रम को बंद कर दिया था। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें जो ईंधन प्रयोग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईंधन प्रयोग होता है, फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल क्या यूज़ होता है, न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल इसमें जो यूज़ होता है, तो पहले देखिए जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स हैं, कन्वेंशनल रिएक्टर्स में यूरेनियम का यूज़ करते हैं, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, जबकि पीएफबीआर में यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, इन दोनों का मिक्स्ड ऑक्साइड यूज़ होता है एज अ फ्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएफबीआर में, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, यूरेनियम प्लूटोनियम का मिक्स्ड ऑक्साइड MOX ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये इसका जो ब्रीडिंग सिस्टम होता है या ब्रीडिंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है वो देखिए कि इसमें एक रिएक्टर की कोर होती है। ये रिएक्टर की कोर मान लीजिए हमारी, ये रिएक्टर है, रिएक्टर कोर, जहाँ पे वो कंट्रोल चेन रिएक्शन इसके अंदर में होती है। इस रिएक्टर कोर के चारों तरफ, इसके चारों तरफ यूरेनियम यूरेनियम 238 की एक ब्लैंकेट लेयर होती है, ब्लैंकेट लेयर। और इस ब्लैंकेट लेयर के ऊपर जब फास्टर मूविंग न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर जब बम्बार्ड होते हैं या गिरते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, फास्टर मूविंग न्यूट्रॉन्स जब इसके ऊपर आकर के इस ब्लैंकेट के ऊपर, यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट के ऊपर आके वो गिरते हैं या टकराते हैं, तो ये विखंडित होकर के प्लूटोनियम 239 में ब्रेक कर जाता है। यूरेनियम 238 कन्वर्ट्स टू प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। इससे रिएक्टर जितना ईंधन को खर्च करता है उससे अधिक ईंधन को प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, इस पीएफबीआर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी ब्लैंकेट में थोरियम 232 को यूज़ करके इसको भी यूज़ किया जा सके कि इसकी ब्लैंकेट में थोरियम 232 का भी प्रयोग किया जा सके। रूपांतरण के माध्यम से ये यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो थोरियम 232 बम्बार्डमेंट के बाद जब इसके ऊपर फास्टर मूविंग न्यूट्रॉन से इससे टकराएंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे यूरेनियम 233 जो कि थर्ड स्टेज के लिए फ्यूल का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का जो ये 3 चरणीय कार्यक्रम था, 3 स्टेप का जो प्रोग्राम है हमारा, वो देखिए आप यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि पहले चरण में यूरेनियम आधारित रिएक्टर होगा, दूसरे में फास्टर ब्रीडर रिएक्टर है जिसको कि 2010 में ही इस काम को पूरा हो जाना चाहिए था, बट ये दशक लग गए इसको कंप्लीट होने में, ऑलमोस्ट 15 साल के आसपास लग गए इसको, इस काम को पूरा होने में। इसके बाद अब क्या है, अगला चरण क्या होगा, जो इसी से थोरियम उपयोग के लिए आधार बनेगा। ये जो थोरियम हमारा रेडी हो रहा है या इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अगले यानी थर्ड चरण के लिए, थर्ड स्टेज के लिए थोरियम बेस्ड रिएक्टर में यूज़ होगा। और भारत का अंतिम लक्ष्य इसी को यूज़ करने का है, क्योंकि हम दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा चाहते हैं। 2070 तक हम एक तरीके से हम अपनी कंट्री को पूरी तरीके से कार्बन फ्री चाहते हैं, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को ज़ीरो करना चाहते हैं। उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पीएफबीआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है उसको देख लीजिए ज़रा सा। पीएफबीआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आने वाले समय में बिजली की बढ़ती हुई मांग है, औद्योगिकीकरण, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, एआई एंड डेटा सेंटर, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बना रखा है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से एक बार पढ़ पाएंगे। एआई एंड डेटा सेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, और आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि 3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन एआई एंड डेटा सेंटर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो
कंज्यूम कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हम सस्टेनेबल फ्यूचर या सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उस तरफ भी जाएंगे तो हमें चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन शहरीकरण, हर चीज़ का अर्बनाइजेशन हो रहा है, गाँव की सारी आबादी आपकी भगकर शहरों की तरफ आ रही है। दूसरी ओर हमारी जो निर्भरता है वो तेल के आयात पर बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो एनर्जी का एक सोर्स है, यानी कि जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, एनर्जी का सोर्स है वो दूसरी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वैश्विक संकटों का प्रभाव, जैसे कि अभी ईरान, यूएसए एंड इजराइल का जो वॉर चल रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, उसको देख करके भारत इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना और भी ज़्यादा उल्लेखनीय होगा। एंड रूस रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध चला, जो रेड सी का वो चला, एंड पश्चिमी एशिया का जो तनाव मैंने अभी डिस्कशन किया, इन सब का जो समाधान है वो है परमाणु ऊर्जा आने वाले समय में। पहली बात की ये 24/7 ये एनर्जी आपको सप्लाई कर सकता है, मौसम से स्वतंत्र है, किसी भी तरीके से वेदर का कोई इफेक्ट नहीं करता है। एंड थर्ड वन इज़ लो कार्बन एमिशन करता है, तो हम जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक जो हमने अपना टारगेट रखा उसको अचीव करने के डायरेक्शन में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भारत की इसमें बहुत बड़ी ताकत क्या है कि भारत इसको आगे की तरफ बढ़ा है। भारत का जो यूरेनियम भंडार है, अगर देखें यूरेनियम देखें तो केवल वैश्विक भंडार का टोटल वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका केवल इंडिया में 1 to 2% अवेलेबल है। थोरियम जबकि देखें तो विश्व भंडार का ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा थोरियम इंडिया में पाया जाता है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा की जो सैंड है, यानी कि जो उसकी बालू है, रेतीली जगह है, रेतीली मिट्टी है, उसमें पाया जाता है। तो भारत थर्ड स्टेज के लिए बहुत बड़ा एक देखें तो हम थर्ड स्टेज की तरफ जा सकते हैं। अगर हमने सेकंड स्टेज को क्रॉस कर लिया है तो हम थर्ड स्टेज के डायरेक्शन में हमारे लिए बहुत अच्छा एक आगे का हमारा टारगेट बना हुआ है। चुनौती क्या है कि थोरियम सीधे ईंधन नहीं बना सकता है। यूरेनियम 233 में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। PFBR जो हमारा है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्शन, वही यूरेनियम 233 में जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है उनको ये काम करता है। ठीक है, ठीक है। वैश्विक परिदृश्य में क्या है कि अमेरिका ने इस कार्यक्रम को सीमित कर दिया, जापान ने तकनीकी कठिनाइयों की वजह से कर दिया, फ्रांस ने इसका एक्सपेंशन नहीं किया, रूस एक बहुत बड़ा अग्रणी देश चल रहा है, दूसरे नंबर पे भारत आ रहा है। आ गया अप्रैल 2026 में हमने PFBR का क्रिटिकलिटी स्टेज को अचीव कर लिया, जो कि 2010 में ये अचीव होना चाहिए था। भारत सफल हुआ तो रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को संचालन करने वाला दूसरा प्रमुख देश बन जाएगा। भारत की परमाणु स्थिति क्या है? वर्तमान क्षमता 8.78 गीगावाट की है, कुल बिजली उत्पादन क्षमता 3% के आसपास है। लक्ष्य 2031-32 तक 22.38 गीगावाट को अचीव करने का, एंड 2047 तक हम 100 गीगावाट को एक विकसित राष्ट्र बनने के डायरेक्शन में और ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनने के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्मॉल मॉडरेटर रिएक्टर क्या होगा? भविष्य की दिशा क्या है? स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को इंस्टॉल करना, 20,000 करोड़ का एक कार्यक्रम इसके लिए चलाया जा रहा है। 2033 तक 5 स्वदेशी अपने इनबिल्ट इंडिजिनस आपके SMR आपको मिल जाएंगे। शांति एक्ट 2025। अब शांति एक्ट क्या है? शांति एक्ट का मतलब होगा, अगर केवल आप फुल फॉर्म जाने इसका, शांति एक्ट, शांति एक्ट। शांति एक्ट का मतलब हो गया सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी for transforming India 2025. Sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, यही है शांति एक्ट। इसके ये सब कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ को भारत को एक ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनाने के डायरेक्शन में। ठीक है, शांति एक्ट क्या बताती है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए ये शांति एक्ट लाए गए कि जो कि आपके जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स की बॉडीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इसमें आके उनकी भी भागीदारी हो सके, तकनीकी सहयोग यानी टेक्निकल इनसे हेल्प मिल सके, निवेश में वृद्धि हो सके, इन्वेस्टमेंट इस डायरेक्शन में किया जा सके। प्रमुख चुनौतियाँ क्या है वो देखिए। प्रमुख चुनौतियाँ हमारी टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए। PFBR में 1 दशक से अधिक विलम्ब लग गया, डिले हो गया, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, क्योंकि ये होना था 2010 में, हुआ 2026 में, अप्रैल में हमने क्रिटिकलिटी स्टेज को अचीव किया। सोडियम कूलेंट का जोखिम है, हवा और पानी के संपर्क में आने के साथ तेज अभिक्रिया करता है, क्योंकि जो हमारा ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर है
देखिए, एक होता है नॉर्मल रिएक्टर जो आपका कन्वेंशनल रिएक्टर होता है, उसमें जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड होती है उसको ड्यूटोरियम या ड्यूटोरियम ऑक्साइड यानी कि इसी को हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं, हैवी वाटर। कन्वेंशनल रिएक्टर्स में एक कंट्रोल रिएक्शन जो की जाती है उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, उनकी गति को कम कर दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पर आपके जो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स हैं इसमें हम न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम नहीं करते हैं। तो इस न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम नहीं करने के लिए यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाए रखने के लिए हम यूज़ करते हैं वो है आपका सोडियम कूलेंट। सोडियम कूलेंट बहुत रिएक्टिव होता है, उच्च लागत है, ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। आयातिक निर्भरता, क्योंकि हम उच्च तकनीकी उपकरणों को मंगाने के लिए जो कि इससे रिलेटेड जो मशीनरीज हैं उनको मंगाने के लिए हमें ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या होते हैं हम। और फोर्थ वन है आपका, नेक्स्ट वन है आपका सुरक्षा एंड कूटनीति के डायरेक्शन में प्लूटोनियम उत्पादन से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी होती है। कि अभी जो ईरान का भी कार्यक्रम चल रहा था उस पर भी अमेरिका ने रोक लगाने के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, एक अध्यादेश टाइप से दिया था। ये सारी चीज़ें थी। भारत का जो परमाणु रोड मैप है वो ये है कि हम जाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। PFWR हो गया आपका, PWR हो गया, देन PFBR हो गया, देन थोरियम इकोनॉमी थर्ड चरण हो गया, देन SMR रिवोल्यूशन हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन 100 गीगावाट, न्यूक्लियर इंडिया एंड विकसित भारत 2047 तक हम बनाना चाहते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, कुछ चीज़ें जो फैक्ट बॉक्स है वो सारा इसमें मेंशन्ड है, आप देख लीजिएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है, PFBR केवल एक रिएक्टर नहीं जबकि भारत के थोरियम आधारित ऊर्जा भविष्य का एक प्रवेश द्वार है, एक एंट्री गेट है। ये ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, इंडिपेंडेंट इंडिया और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के डायरेक्शन में एक उठाया गया कदम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।